हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश का ब्रांड न्यू चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है काठमांडू। एंड काठमांडू सुनते ही सभी को याद आ रहा है नेपाल, तो बिल्कुल सही जा रहे हो भाई। ये चैप्टर इंटरेस्टिंगली एक ट्रैवलॉग है, यानी हमारे जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो ट्रैवल करे हैं काठमांडू पे, नेपाल पे, एंड उसी के बारे में जो है डिफरेंट चीज़ें उन्होंने क्या देखी, क्या उनके एक्सपीरियंसेस थे, वो हम देखेंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेशन के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। बिफोर वी मूव ऑन, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि हमारे चैनल पे आपको मिलते हैं एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए सभी सब्जेक्ट के नोट्स। तो वो नोट्स बनाने में जो तुम लोग इतनी मेहनत करते हो, ये बुक लेना वो बुक लेना, वो हम सब ने बना के रखे हैं। तो फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक दी गई है, वहीं से जाके आप इन नोट्स को ले सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द सेशन नेम्ड काठमांडू। अब काठमांडू बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है, इट इज़ कैपिटल ऑफ नेपाल। एंड यहाँ पे ट्रैवल किए हमारे जो राइटर हैं विक्रम सेठ। तो इन्हीं की कहानी है, क्या इन्होंने देखा नेपाल में, क्या जो है उन्होंने दो वहाँ के मेन टेम्पल्स की बात करिए, बेसिकली पशुपतिनाथ टेम्पल, बुद्धा पे स्तूप है वहाँ पे, है ना, बुद्धिस्ट के लिए। तो वही कहानी चलेगी आगे। एंड मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि अगर स्टूडेंट्स में से आप में से कोई कभी नेपाल गया हो या इन सब के बारे में सुना हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, बिगिनिंग विद द सेशन, वी ऑल नो कि राइटर का नाम तो भाई बहुत ज़रूरी होता है, राइटर का नाम सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बात तो आपको जानना चाहिए कि इन्होंने इतनी प्यारी कहानी लिखी है, एंड दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है वेयर यू कैन स्कोर मार्क्स। सो अबाउट द ऑथर, Vikram Seth, born in Kolkata in 1952, was educated at Oxford. He has traveled widely and has captured his experiences of China, Tibet, and Nepal in his famous book Heaven Lake, which won the Thomas Cook Travel Book Award. The present piece Kathmandu, which is an extract from Heaven Lake, beautifully delineates the beauty of Kathmandu, the capital of Nepal. तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है राइटर का नाम क्या है, विक्रम सेठ। इंडिया के ही हैं, यानी कोलकाता में पैदा हुए हैं 1952 में। एजुकेशन उन्होंने ऑक्सफोर्ड से ली। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इनकी एक रिटन बुक है जिसका नाम है हेवन लेक बुक, या आप मान सकते हो एक जो है इनका राइटिंग है, वन ऑफ हिज राइटिंग्स हेवन लेक, उसमें से एक्सट्रैक्ट यानी कुछ पार्ट लिया गया है जब वो नेपाल घूमने गए थे। सो प्रेजेंट पीस काठमांडू हेवन लेक से लिया गया है, विच ब्यूटिफुली डेलिनिएट्स यानी डिस्क्राइब करता है, बताता है द ब्यूटी ऑफ काठमांडू, द कैपिटल ऑफ नेपाल। सो आई होप एवरीवन इज रेडी। एंड यहाँ पे कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं तो नीचे ग्लॉसरी दी गई है आपको समझाने के लिए। बाकी मैं तो हूँ ही, पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिक्स लैंग्वेज में चलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश में। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, बिगिनिंग विद द सेशन। यहाँ पे आई जब भी आएगा, यानी आई जो है राइटर खुद से रेफर कर रहे हैं विक्रम जी। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। द नेक्स्ट मॉर्निंग with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. So I यहाँ पे विक्रम यानी राइटर से जो है हमारा तात्पर्य है कि राइटर जो है कहता है मैंने एक चीप सा सस्ता सा रूम लिया टाउन के सेंटर में, यानी सिटी के बिल्कुल बीचों बीच, और वहाँ पे मैं घंटों तक सोया क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह करी, थक गए थे। अब जो है अगली मॉर्निंग मिस्टर शाह हैं, उनके बेटे और उनके नेफ्यू यानी भतीजे के साथ वो जाते हैं काठमांडू के दो फेमस टेम्पल्स विच आर मोस्ट सैक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। सैक्रेड यानी किसी चीज़ को हम धार्मिक स्थल मानते हैं ना कि यार यहाँ चले गए, जैसे हम इंडिया में माने हम वैष्णो देवी चले गए, या सिख अगर बोलें गोल्डन टेम्पल चले गए, तो वैसे ही सैक्रेड यानी कोई बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस प्लेस तो हिंदूज एंड बुद्धिस्ट के लिए। तो दो टेम्पल्स क्या हैं उन्हें हम आगे देखते हैं, और वहाँ पे इन्होंने क्या किया वो भी समझते हैं। चलिए, at Pashupatinath, outside which a sign proclaims entrance for the Hindus only, there is an atmosphere of febrile confusion. यहाँ एक चीज हमें याद रखनी है कि राइटर अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रैवलॉग, ठीक है, काइंड ऑफ अ ट्रैवलॉग यानी मान लो तुम किसी जगह गए हो तो वहाँ के एक्सपीरियंस अपने हिसाब से बताओगे ना कि वहाँ आज बहुत भीड़ थी, ये चल रहा था, वो हो रहा था। तो वैसे ही सबसे पहले वो जाते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल, जहाँ बाहर एक साइन लगा था एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली, यानी हिंदू धर्म के लोग ही यहाँ पे एंटर कर सकते हैं।
देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन। फेब्राइल कन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, आप देखते होंगे रिलीजियस प्लेसेस के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, क्योस होता है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, अरे हमें माला खरीदनी है, वहाँ से ये हो रहा है, इतने सारे लोग हैं, फैमिलीज आती हैं, तो उसको दिख रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और बहुत ज़्यादा जो है लोग कन्फ्यूजन में है, लेकिन सब भक्त हैं और जो है मंदिर में जाके दर्शन करना चाहते हैं। प्रीस्ट्स, हॉकर्स, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the grounds. We offer a few flowers. So उन्होंने देखा जो है पंडित जी हैं, हॉकर्स हैं, दुकान वाले हैं, डॉग्स हैं, डिवोटीज हैं, भक्त घूम रहे हैं, फॉरेनर्स आए हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों की जो एक साथ भीड़ जो है लगी हुई है। फिर उन्होंने कहा वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने जो है कुछ फ्लावर्स, कुछ फूल अर्पण किए है ना मंदिर में। There are so many worshippers that some people trying to get to the priest's attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. तो यूजुअली लोग ऐसा करते हैं कि भाई दर्शन के आते हैं, खैर सभी भक्त होते हैं, सबके अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं, सबके अपनी अपनी भावनाएं, तरीके होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि दूर से दर्शन करके भी उन पर कृपा उतर जाएगी, सबके अपनी अपनी भावना होती है। कुछ कहते हैं कि शायद पास से दर्शन कर लें, तो कुछ लोग जो है पंडित जी को पटा रहे होते हैं, कुछ लोग उनको धक्का दे के पीछे कर रहे हैं। ऐसा जो है राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा कुछ सीन वहाँ पे चल रहा था। A princess of the Nepalese royal house appears, और बताते हैं इसी बीच नेपाल के एक रॉयल राजघराने की जो है एक प्रिंसेस राजकुमारी आती हैं। Everyone bows and makes way, सब जो है उन्हें नमस्कार करते हैं और उनके लिए रास्ता बनाते हैं। ठीक है। By the main gate, a party of saffron-clad Westerners struggle for permission to enter, और एक मेन गेट पे जो है saffron clad बेसिकली ऐसे जो है ना saffron कलर के जो है ऑरेंज हम जैसे कलर बोलते हैं, सैफरन भगवा कलर, वो पहन के वेस्टर्नर्स जो है अंदर जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, परमिशन लेना चाह रहे हैं। क्योंकि वो होता है ना, जो भी गेट कीपर होते हैं या जो भी पियोन्स होते हैं वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं कि उनको अगर बोला गया है ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर, तो उन्हें सबको चेक करना है कि सब वैलिड है, सब सही है, किसी के पास कुछ हथियार तो नहीं है ना, तो वो जो है अंदर एंटर कर रहे थे। तो ऐसा सीन जो है बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा सेंस नहीं ढूंढना है, ये किसी का ट्रैवलॉग है, तो वो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं क्या क्या उन्होंने देखा वहाँ पे। The policeman is not convinced that they are the Hindus, यानी वो जो पीछे हम जिनकी बात कर रहे थे इन्वेस्टर्स की, तो पुलिसमैन जो पुलिस वाले थे वो कन्विंस नहीं हुए, वो मान नहीं पा रहे थे कि ये हिंदू ही है ना, क्योंकि हिंदूज वर ओनली अलाउड इन द टेम्पल। A fight breaks out between two monkeys, और इसी बीच दो बंदर घर के अंदर, अरे भाई होता है ना मंदिरों या ऐसे रिलीजियस स्थल पे बहुत सारे आपको ना एनिमल्स देखने को मिलता है, स्पेशली बंदर जो कि बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो इसी बीच दो बंदर लड़ने लगे, लड़ाई करने लगे। One chases the other, एक दूसरे के पीछे जो है भग रहा था। Who jumps onto a शिवलिंग, then runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bagmati which flows below। तो एक जो है दूसरे को चेस कर रहा था। Who jumps onto a शिवलिंग, अब यहाँ पे एक शिवलिंग हम समझते हैं शिव जी का जो लिंग होता है ऐसे होता है, एंड यहाँ पे जो है आया एक बंदर, वहाँ पे आके बैठ गया। बहुत बार आपने देखे होंगे ऐसे स्वीट से इंस्टेंसेस जब भगवान की प्रतिमाओं के आसपास जो है बंदर या डॉग्स, बहुत सारे लोग जो है आके बैठ जाते हैं। तो वो यहाँ पे आया एंड देन भग के चला गया दूसरा वाला कहाँ पे, होली बागमती। बागमती बेसिकली एक रिवर है, ठीक है, वहाँ पे चला जाता है। जैसे हम इंडिया में मान लें गंगा रिवर है ना, गंगा माँ है, वैसे ही वहाँ की भी एक होली रिवर है। A corpse is being cremated on its banks, washerwomen are at their work and children bathe। तो हमें पता है होली रिवर्स में यूजुअली जब लोगों की डेथ हो जाती है तो वहाँ उनकी अस्थियाँ या उनकी बॉडीज जो है क्रेमेट की जाती हैं। तो आप अगर बागमती रिवर देखोगे तो वहाँ पे एक चीज़ ये चल रही है, दूसरी जगह जो है वॉशर वुमेन अपने काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे वहाँ पे नहा रहे हैं। तो ऐसे एक सीन उनको जो है देखने को मिला। From a balcony, a basket of flowers and leaves, old offerings now wilted, is dropped into the river। तो एक बालकनी से एक बास्केट ऑफ फ्लावर्स जो है वहाँ पे, क्योंकि क्रिमेशन हो रहा है तो वहाँ से कोई बालकनी से लीव्स, पत्ते वो सब डाल रहे हैं, विच आर नाउ विल्टेड। विल्टेड यानी जो सूख जाता है। तो आपने अगर कभी घर में ऑब्जर्व किया हो तो बताना, क्योंकि मैंने अपने घर में किया है कि ऐसा होता है अगर हम भगवान को कोई माला चढ़ाते हैं, ठीक है, फिर वो सूख जाती है बाद में, तो उसको हम ऐसे फेंक नहीं देते हैं यूजुअली, है ना, डस्टबिन में फेंकते नहीं है। ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है ना, इसका कोई ऐसे बहुत बड़ा हम लॉजिक तो खैर नहीं पता मुझे, बट एक भावनाओं से जुड़ा है। तो इसे हम कोई भी होली या मानने वाली जो भी नदी होती है ना, जिसे हम धार्मिक मानते हैं, पवित्र मानते हैं, तो वहाँ पे अर्पण कर देते हैं। तो वैसे ही इस बागमती रिवर में जो है बास्केट ऑफ फ्लावर्स, लीव्स जो सूख जाते हैं, जो भगवान को शायद अर्पण किए गए हों, वो कोई डालता है नदी में।
a small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kali-युग will end on earth. अब इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ. ये ऐसी मान्यता है. वहीं पे रिवर बैंक के वहाँ पे एक स्मॉल श्राइन, छोटी सी श्राइन, बेसिकली आप एक मूर्ति टाइप समझ सकते हो, हल्का सा पत्थर टाइप मूर्ति समझ सकते हो. हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म. हाफ प्रोट्रूड यानी आधी है, यानी आधी पानी में है, आधी वो ऊपर है. तो ऐसा माना जाता है व्हेन इट एमर्जेस फुल्ली. एमर्जेस फुल्ली यानी जब वो पूरा पानी के अंदर आ जाएगी, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप. उसके अंदर जो भगवान, जो देवी हैं, वो एस्केप कर देंगी, चली जाएंगे. एंड द इवल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन अर्थ. और कलयुग माना जाता है, कलयुग यानी जो घोर कलयुग जिसे कहते हैं, इवल पीरियड कहते हैं, यानी जो चोरी मक्कारी भ्रष्टाचार ये सब चले जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा दुख, तो ये सब जो है चला जाएगा धरती से, ऐसा माना जाता है. ठीक है, ऐसा मान्यता है वहाँ की. एट द बौद्धनाथ स्तूप. अब ये एक तो बात हो गई पशुपतिनाथ टेम्पल की. दूसरा है जो बुद्धिस्ट के लिए सैक्रेड है, द बौद्धनाथ स्तूप, the Buddhist shrine of Kathmandu. There is in contrast a sense of stillness. अब बोले बुद्धिस्ट जो यहाँ पे स्तूप पे मैं आया हूँ, ये कंट्रास्ट में है. कंट्रास्ट क्या होता है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, ऊपर नीचे, ऑपोजिट. वहाँ पे पशुपतिनाथ पे बहुत ज़्यादा जो है भक्तों की भीड़, ये सब जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है और मतलब बड़ी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, है ना, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि मंदिर वगैरह में जो आवाज़ें होती हैं वो भी बहुत ही हमको मधुर लगती हैं, चाहे आपको संगीत सुनने को मिल रहा हो, भक्ति गीत सुनने को मिल रहा हो. लेकिन यहाँ पे जब कंपेयर किया बौद्धनाथ स्तूप पे, तब एक काइंड ऑफ स्टिलनेस है. स्टिलनेस यानी शांति जिसे हम कह सकते हैं, अलग टाइप की शांति. ठीक है. इट्स इमेंस व्हाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड. तो यहाँ पे आप देखोगे व्हाइट कलर का डोम. डोम क्या होता है बेटा, ऐसे काइंड ऑफ शेप को हम डोम कहते हैं. तो यहाँ पे देखो ये व्हाइट कलर का जो डोम है, इट इज रिंग्ड बाय अ रोड. रिंग्ड बाय का मतलब क्या होता है, कोई चीज बीच में हो और उसको रिंग किया जाए. तो जैसे ये बीच में हमारा डोम है, इट इज रिंग्ड बाय रोड, और चारों तरफ जो है इसके क्या है, रोड है. ठीक है. तो ये है हमारा बौद्धनाथ स्तूप. दोनों ही बहुत ही सुंदर जगह लगी हमें तो भाई. स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज. Many of these are owned by Tibetan immigrants. Felt bags, Tibetan prints and silver jewelry can be bought here. तो जो बौद्धनाथ स्तूप है उसी के जस्ट बाहर एज पे जो है दुकानें लगी गई हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा दुकानें तो तिब्बतन इमिग्रेंट्स जो बाहर से यहाँ पे आए हैं, ठीक है, रहने. सो फेल्ट बैग्स हैं, तिब्बतन प्रिंट्स हैं, वहाँ की बोलते हैं ना ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ज्वेलरी है, सिल्वर वाली ज्वेलरी जो बहुत ज़्यादा चलती है वो सब है, वहाँ से लोग ये सब खरीद सकते हैं. There are no crowds. This is the heaven of quietness in the busy streets around. तो यहाँ पे बौद्धनाथ स्तूप पे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ क्राउड नहीं है. This is the heaven. अब कंफ्यूज मत होना, ये HEAVEN वाला हेवन नहीं है, है ना, वो हेवन अलग होता है, ये तो स्वर्ग है. ये हेवन इज बेसिकली अ प्लेस, कोई जगह जहाँ पे हमें सेफ्टी जैसा फील होता है उसे हम हेवन कहते हैं. सो दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड. तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि बौद्धनाथ स्तूप पे जाके उन्हें लगा कि आसपास की जो भीड़ भाड़ थी वहाँ से ये जो है एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको शांति मिल सकती है. ठीक है, चलिए आगे आते हैं. काठमांडू इज विविड, mercenary, religious, with small shrines to flower-adorned deities along the narrowest and busiest streets. तो मैं आपको यहाँ पे वो काठमांडू के बारे में बता रहे हैं. देखो, आपने कभी ट्रैवलिंग की हो तो ऐसे बहुत सारे, अगर कोई ट्रैवल ब्लॉग्स पढ़ने में इंटरेस्टेड होता हो तो देखा करो, ये जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, ये हर जगह के बारे में जाके बताते हैं कि एक्चुअल चीज़ें वहाँ पे क्या है, आप वहाँ पे क्या विजिट करते हो, अपने विचार व्यक्त करते हैं. तो वैसे यहाँ इन लाइनों में वो बताते हैं काठमांडू के बारे में, तो एक एक करके समझेंगे. इट इज़ विविड, मर्सिनरी. अब मर्सिनरी का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये छोटी छोटी जगह हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है. तो यहाँ पे अब लोगों की अर्निंग कैसे होगी. अब इंडिया तो भाई बड़ा कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, MNCs आ रही हैं, आजकल तो एंटरप्रेन्योर्स इतने बढ़ गए हैं. बट इन जगहों पे कैसे वर्क होता है, मर्सिनरी यानी क्या, यहाँ पे बेसिकली सोल्जर्स को जो है ना हायर किया जाता है फॉरेन आर्मी में. यानी यहाँ के लोग जो है फॉरेन, मान लो काठमांडू का कोई नेपाल के कोई हैं जो कि किसी दूसरी कंट्री, मान लो यूरोप की किसी कोई कंट्री हो गई, कोई भी जगह के लिए आर्मी में वहाँ जाके भर्ती होते हैं, सर्व करते हैं, ताकि वो जो पैसा है देन वो अपनी कंट्री में ला सके, अर्न कर सके, फॉर अर्निंग. सो मर्सिनरी कहा गया है काठमांडू को. रिलीजियस है,
with small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest roads, यानी वहाँ के रोड बहुत ही छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, ट्रैवलर्स रहते हैं, फॉरनर्स रहते हैं. with fruit sellers, सब्जी बेचने वाले, फ्लूट सेलर्स, बांसुरी बेचने वाले, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स, हॉकर्स यानी जिस रोड पे थैला लेके घूमते हैं ना, पोस्ट कार्ड्स वगैरह लेके घूम रहे हैं. शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स यानी यही जो हम मेकअप लगाते हैं, फाउंडेशन, प्राइमर, लिपस्टिक वगैरह, ठीक है. फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपालीज एंटीक्स. नेपालीज एंटीक्स यानी नेपाल की स्पेशल चीज़ें, वहीं की एंटीक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी. तो यानी एक पूरे पैराग्राफ में जो है इन्होंने कहीं ना कहीं नेपाल को जो है पूरा डाल दिया, उन्होंने फिक्स कर दिया इसमें. चलिए, film songs blare out from the radios, car horns sound, bicycle bells ring, stray cows look questioningly at motorcycles, vendors shout out their wares. यानी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कार से, रेडियो से, छोटी छोटी जगहों से फिल्म के गाने आपको कहीं सुनाई दे रहे हैं. मान लो तुमको अभी इमेजिन करना है खुद को कि तुम काठमांडू में हो, तुम वहाँ चल रहे हो, तो आसपास जो है कार में रेडियो का साउंड आ रहा है, गानों के साउंड आ रहे हैं, बाइसिकल की ट्रिंग 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 बज रही है ना. स्ट्रे काउज लोग क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स, है ना, गायें घूम रही हैं रोड्स पे. वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स. वेंडर्स यानी जो बेचने वाले, अब कोई भी हो सकते हैं, सब्जी बेचने वाले, कपड़ा बेचने वाले. शाउट आउट देयर वेयर्स. वेयर्स यानी जो भी चीज़ वो बेच रहे हैं. और इंडिया में तो हमको बहुत ही अच्छे से वाकिफ हैं ये सब्जी वाले, सबके वालों की आवाज़ कितनी ज़ोर ज़ोर से आती है, हर माल 20 रुपये 20 रुपये, ले जाओ ऐसे करके आवाज़ें आती हैं कि नहीं. तो वैसे ही वहाँ पे जो है वेंडर्स अपनी चीज़ें बेच रहे हैं फॉर अर्निंग. ओके, आई होप इट इज क्लियर. तो बहुत ज़्यादा आपको अलग नहीं दिखेगा ये इंडिया से, बिकॉज ऑफकोर्स नेपाल इज़ अ हिंदू, हम मान सकते हैं ना, हिंदू जगह है वो, हिंदू प्लेस है, तो आपको सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा, इंडियंस जैसे ही देखने को मिलेगा आपको कल्चर. आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली बाय अ बार ऑफ मर्जीपान. अब यहाँ पे एक बहुत ही टेस्टी सी अच्छी सी चीज़ आ रही है जिसको देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा मन हुआ खाने का. इसका नाम है मर्जीपान, है ना. अब इन्होंने एक बार खरीदा मर्जीपान का जो कि ऐसा दिखता है. किससे बना हुआ है मैं बताती हूँ. अ कॉर्न ऑन द कब रोस्टेड इन अ चारकोल brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder and lemon, a couple of love story cosmetics and even a reader's digest. तो इन्होंने एक मर्जीपान लिया. मर्जीपान बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आइडिया तो नहीं है, पर ये जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये बादाम से और कहीं दूध से कुछ मिलके ये चीज़ बनती है टेस्टी सी, ठीक है. और उन्होंने क्या लिया, उन्होंने कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स ली उन्होंने, है ना, लव स्टोरी की कॉमिक, एंड इवन रीडर्स डाइजेस्ट. तो रीडर्स डाइजेस्ट उस टाइम में काफ़ी चलती थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ये जो है इन्फॉर्मेशन, जैसे न्यूज़पेपर होता है उसी टाइप का रीडर्स डाइजेस्ट बहुत ज़्यादा चलता था. तब के लोगों के बारे में, तब के एंटरप्रेन्योर्स, सबकी खबरों के बारे में जो है रीडर्स डाइजेस्ट में काफ़ी आता था, लाइक ऑफ अ जीके बुक तब के टाइम के, है ना, जनरल नॉलेज. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन. All this I wash down with Coca-Cola and a nauseating orange drink and feel much the better for it. I consider what route I should take back home. All this I wash down, यानी जितना खाया पिया उन्होंने, होता है ना लास्ट में अपन कोल्ड ड्रिंक गटक लेते हैं, तो लास्ट में उन्होंने कोका कोला पिया. एंड अ नॉशिएटिंग यानी कभी कभार होता है कोई ऐसी चीज़ अपन पी लेते हैं, कोई जूस हो या कोई, उसके बाद बहुत नींद आती है. जैसे पर्सनली मुझे लस्सी पीने के बाद बड़ी नींद आती है भाई. जैसे ऑरेंज ड्रिंक उन्होंने ली विच इज़ नॉशिएटिंग यानी फीलिंग ऑफ नॉशिया, काइंड ऑफ आपको नींद आना और हल्का सा बोलते हैं ना भारी टाइप का इफेक्ट होता है, वॉमिटिंग काइंड ऑफ इफेक्ट, है ना. एंड उन्हें जो है अब लगा कि अब मेरे को घर जाना है, तो मुझे क्या रूट लेना चाहिए घर जाने के लिए. ऑफकोर्स बिकॉज अब नई जगह पे हो, तो वो रूट डिसाइड कर रहे थे अपना. If I were propelled by enthusiasm for travel per se, I would go by bus and train to Patna, then sail up the Ganges, past Benares to Allahabad, then up the Yamuna, past Agra to Delhi. तो इनने बोला कि अगर मुझे बोला जाता कि किस वे से मुझे ट्रैवलिंग करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि मैं ये वाला रूट लेता घर जाने के लिए. मैं बस से और ट्रेन से पटना जाता, है ना, ट्रेन से मतलब बेसिकली पटना जाता, देन गंगा रिवर में सेल करके यानी नाव से जो है, नाव से या शिप से जो है जाता बनारस से इलाहाबाद, नॉट अहमदाबाद, इलाहाबाद, देन यमुना पे जाता और देन आगरा से दिल्ली जाता. मतलब वो अपना बता रहे हैं कि मेरा बस चलता तो मैं ऐसा कर लेता भाई, है ना, ऐसे चले जाता. बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक. लेकिन अब उनमें जो है एक होता है ना ट्रैवलिंग के बाद एक थकान हो जाती है, तो आपको मन तो बहुत करता है कि यहाँ से होके यहाँ जाए, यहाँ से हो गया, बट देन यू आर टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक. होम सिक यानी ऐसा होता है व्हेन यू आर आउट ऑफ होम, तो आपको घर की बहुत याद आने लगती है, घर का खाना, और वो बोलते हैं ना
ऐसा होता है कि घर के बिस्तर पर जाके अच्छे से नींद आएगी, तो ऑफकोर्स ही वॉज ट्रैवलिंग, तो नाउ ही वॉज फीलिंग होम सिक। नाउ टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, तो वो बता रहे हैं कि जब वो काठमांडू में थे, सो इट वॉज द लास्ट डे ऑफ अगस्त। गो होम आई टेल माई सेल्फ, मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम। तो उनको ये होता है, ये ट्रैवलर्स को पता है, उनको ये भी होता है कि नहीं इतनी जगह घूमना भी है, फिर वो खुद के ही अंदर मन को कह रहे हैं कि भाई घर चलो, तुम थक चुके हो अब, है ना, अब डायरेक्टली घर चलना है, इधर उधर कहीं भी अपने को नहीं घूमना है। I enter a Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow's flight। तो क्योंकि वो थक चुके थे तो नेपाल एयरलाइंस ऑफिस में वो गए एंड कल के लिए, यानी कल के लिए उन्होंने एक फ्लाइट अपनी बुक कर दी। अब आती है कहानी जो एक बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं हम ओवररेटेड टाइप की चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ही छोटी सी चीज़। कभी कभार क्या होता है, इन राइटर्स की खासियत यही है, हम भी वो चीज़ें फील करते हैं कि हम किसी जगह गए हैं तो उसकी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तो हमने देख ली, लेकिन कभी कभार वो छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो यार राइटर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। क्या होता है वो देखते हैं। I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel। तो उनके होटल के पास में स्क्वायर, यानी जिसे हम चौराहा कहते हैं, है ना, स्क्वायर यानी किसे कहोगे भाई, चौराहा। शेप क्या होता है स्क्वायर को, चौराहा कहते हैं। I look at the flute seller, वहीं पे एक फ्लूट सेलर यानी बांसुरी बेचने वाला कॉर्नर में खड़ा था। एंड आपने यूजुअली अगर इंडिया में भी देखा हो मार्केट्स वगैरह में, तो बांसुरी बेचने वाले ना ऐसे एक स्टिक खड़ी रहती है लंबी सी, और उस पर बांसुरियाँ कुछ यूं लगी रहती हैं। In his hand is a pole with an attachment at the top, from which 60 or 60 basuris protrude in all directions like the quills of a porcupine। porcupine एक एनिमल है, आपने देखा होगा, जिसके quills यानी मॉडिफाई हेयर होते हैं, जो कि स्केल्स कांटे जैसे होते हैं। मतलब ये porcupine है तो उसके ऐसे कांटेदार जो है बाल निकल रहे होते हैं। तो वैसे ही अगर आप porcupine देखेंगे और ये देखोगे तो सेम दिखेगा। तो ऐसा लग रहा है ये फ्लूट जो है ना बिल्कुल पॉर्क्यूपाइन के क्विल्स जैसी दिखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान पड़ता है किसका, राइटर का। दे आर ऑफ बैम्बू, देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स। तो उन्होंने फ्लूट्स के टाइप बताए, बिकॉज हो सकता है उनको काफ़ी नॉलेज हो इसके बारे में, उन्हें फ्लूट्स पता हो, तो उन्हें देखते हुए बता दें कि ये तो बैम्बू के बने हुए हैं, है ना, बैम्बू लकड़ी के बने हैं। एंड इधर पे क्रॉस फ्लूट्स भी हैं एंड रिकॉर्डर्स भी हैं। सो दो टाइप के जो उन्होंने फ्लूट्स बताए। From time to time he stands the pole on the ground। From time to time यानी क्या, थोड़ी ही देर में, कुछ ही देर में जो है ही। अब यहाँ पे ही किसकी बात हो रही है, ही यानी फ्लूट सेलर। यहाँ पे राइटर जो है बांसुरी बेचने वाले की बात कर रहा है कि कुछ देर में जो उसका बड़ा सा पोल था वो ऐसे जमीन पे बिठाता, यानी ग्राउंड पे ऐसे खड़ा करता, फिर क्या करता, सिलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेज इट्स फॉर अ फ्यू मिनट्स। एंड आई होप ये बोलते ही ना मुझे अपने बचपन के जो जहाँ मेले जाते हैं ना वो याद आने लगे कि मेलों में यूजुअली ऐसा होता है, आपने देखा होगा बांसुरी बेचने वाले होते हैं, या कई मार्केट्स में ही आपने देखा होगा, सिटी मार्केट्स होते हैं, वहाँ पे ऐसे रहते हैं। वो क्या करते हैं, ग्राउंड पे पोल को रखते हैं, एक फ्लूट निकालते हैं एंड थोड़ी देर बजाते हैं, देन उसे रख देते हैं, है कि नहीं। The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawkers' cries। यानी वो बांसुरी की आवाज़ इतनी अच्छे से आती थी कि जो ट्रैफिक का नॉइस हो, यानी लोग इधर उधर भग रहे हैं, कारों का नॉइस हो, हॉकर्स क्राइज, हॉकर्स यानी जो सब्जी बेचने वाले, अपनी दूसरी चीज़ें बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं ना, उनकी आवाज़ से भी ऊपर जाती है फ्लूट की आवाज़, यानी इतनी क्लियरली जो है उन्हें फ्लूट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। He plays slowly, meditatively, without excessive display। He does not shout out his wares। तो बोलते हैं कि इतनी भीड़ था, इतना शोर था, फिर भी उनकी फ्लूट की आवाज़ आ रही थी। एंड वो फ्लूट बहुत ज़ोर से नहीं बजा रहे थे, जबकि वो धीरे धीरे बजा रहे थे, बिल्कुल काइंड ऑफ अ मेडिटेशन होता है ना। जैसे हम कृष्ण जी की बात करें तो बांसुरी हमें याद आती है, तो बांसुरी इज़ मोर ऑफ एक रिलीजियस काइंड ऑफ अटैचमेंट। जब हम वो सुनते हैं तो एक सूदिंग टाइप की फीलिंग आती है। एंड इफ़ यू गाइस कैन ऑल्सो रिलेट देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज कभी भी बांसुरी की आप वॉइस सुनो ना, या आपने किसी आर्टिस्ट को बजाते हुए सुना हो, इट्स वेरी सूदिंग, बहुत ही रिलैक्सिंग टाइप की फीलिंग आती है। एंड सेम हो रहा था हमारे राइटर के साथ। ही थॉट बहुत ही मेडिटेटिवली वो बजा रहा है बांसुरी, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, यानी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं अपनी कला का डिस्प्ले करते हुए, प्रदर्शन करते हुए। एंड ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स। वो अपनी बांसुरी बेचने के लिए चिल्ला नहीं रहे थे कि बांसुरी ले लो, 20 रुपए की, 30 रुपए के, जितने की भी है। वो सिर्फ जो है क्या करता है, पोल खड़ा करता है, बांसुरी निकालता है, बजाता है एंड देन रख देता है। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल,
but in a curiously off-handed way as if this were incidental to his enterprise. तो occasionally कभी कभार वो एक सेल कर लेते थे, यानी कुछ ना कुछ बांसुरी उनकी बिक जाती थी, but in a curiously off-handed way, off-handed यानी बहुत ज़्यादा सोचा नहीं हो, it was as if incident to his enterprise. तो कभी कभार वो जो है थोड़ी बहुत सेल कर लेते थे. Sometimes he break off playing to talk to the fruit seller, यानी कुछ देर जो है वो रुक जाते थे, मतलब जैसे मान लो बांसुरी बजाई, ठीक है, फिर थोड़ी देर रुकते थे, आसपास होते हैं ना दोस्त बन जाते, जिस जगह आप खड़े रहते हो, तो सब्जी वाले होंगे उनसे बात, फ्रूट वाले जो हैं उनसे बात करने लगे. I imagine that this has been the pattern of his life for years. तो मतलब वो आज उस फ्रूट सेलर को ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने सोच लिया कि यही उसकी जिंदगी है, काफी सालों तक जो है सेम पैटर्न से इट हैज बीन गोइंग ऑन, कि भाई अपन ने पोल रखा, बांसुरी निकाली, बजाई, कुछ सेल करी, आसपास जो है अपने दोस्तों से बात करी. आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर. और उनके लिए कहीं ना कहीं लेखक का वो अट्रैक्शन हो गया था उस जगह की तरफ. वो चौराहे से अलग देख ही नहीं पा रहा था, वो घड़ी घड़ी उन्हें ही ऑब्जर्व कर रहा था. और ऐसा कभी होता है, हम ना अनकॉन्शियसली या एब्सेंट माइंडेडली कभी बाहर निकलते हैं तो किसी एक चीज़ पे फोकस करने लगते हैं और उसी को ऑब्जर्व करते हैं. होता है कि नहीं? चाहे कोई पुअर इंसान हो या कोई वेंडर हो, कोई सेलर हो, कभी कभार तो वो जो फैंस नहीं आते कलरफुल वाले, वो एक साथ लेके, तो मैं उन्हें ऑब्जर्व करने लग जाती कभी कभार भीड़ में. तो ऐसा आई थिंक आप लोग के साथ भी होता होगा, एंड सेम चीज़ हुई है राइटर के साथ. फ्लूट म्यूजिक always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sounds. So देखो, समझ गए ना कहीं कुछ तो रिश्ता है भाई. किसका? राइटर का फ्लूट की म्यूजिक के साथ. तो उन्होंने कहा बांसुरी की जो ध्वनि है ये हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कभी भी सुनता हूँ ना मैं उसी की तरफ अटक जाता हूँ. ऐसा पर्टिकुलर ऐसा होता है लाइफ में, कोई एक ऐसा साउंड होता है जो आपको बहुत सूदिंग लगता है, या आप कहीं अटक जाते हो उसी साउंड पे. तो यही हुआ इनके साथ, जब वो फ्लूट बजा रहा था तो हो सकता है इन्हें अपना बचपन याद आ रहा हो या कोई भी ऐसी चीज हो जिससे वो खुद को रिलेट कर पा रहे हों. ठीक है, आगे देखते हैं. नाउ आगे जो है हमारे राइटर क्या कहते हैं, There is no culture that does not have its flute. यानी अब वो बताते हैं, क्योंकि उनको फ्लूट में आई थिंक काफ़ी पहले से इंटरेस्ट रहा है, तो उनको काफ़ी नॉलेज है, तो वो बताते हैं कि ऐसा कोई कल्चर नहीं है जिसमें उसकी खुद की फ्लूट नहीं हो. जैसे अब यहाँ पे वो फ्लूट्स के कुछ टाइप्स बताते हैं. द रीड नेह, द रिकॉर्डर, द जापानीज शाकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, the clear or breathy flutes of South America, the high-pitched Chinese flutes. तो यानी यहाँ पे उनको देखो कितना नॉलेज है, वो फ्लूट्स के टाइप भी बता रहे हैं कि रीड ने है, रिकॉर्डर है, जापानीज में कोई शाकू हाची होगी, और हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की डीप बांसुरी जो है, या साउथ अमेरिका की क्लियर ब्रीदी फ्लूट्स, एंड वैसे ही चाइना में जो है हाई पिच्ड वाली फ्लूट्स. Each has its specific fingering and compass. यानी सभी में आप जानते हैं ना फ्लूट में ऐसे होल्स रहते हैं, जैसे कृष्ण जी ऐसे बांसुरी बजाया करते थे, तो वो फिंगर्स एंड कंपास अलग अलग होते हैं सब में, तो उसी बेसिस पे जो ना डिफरेंट तरह का साउंड निकलता है. इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशन. ओके, तो कैसे उनको फ्लूट के बारे में काफ़ी नॉलेज है आई गेस, एंड काफ़ी वो इंटरेस्टेड है इसमें. Yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music, closets in his praises and sentences to the human voice. तो यहाँ एक बहुत ही प्यारी बात की जा रही है, जैसे कहते हैं म्यूजिक, एंड आई थिंक आप हम सभी रिलेट कर सकते हैं, इवन इफ यू आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लूट. हो सकता है हम बांसुरी के बहुत ज़्यादा फॉन्ड नहीं हो या उस म्यूज़िक के, बट कहीं ना कहीं म्यूज़िक, या जिसे हम कहते हैं कि संगीत जो है हम सभी को जोड़े रखता है. अब वो किसी भी तरह का संगीत हो, इट्स अ कॉमनैलिटी ऑफ मैनकाइंड. इस तरह की आवाज़ें सुनना, यानी आप कोई भी संगीत मान लो, आप फ्लूट का संगीत मान लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूट्स मान लो, आप पियानो मान लो, गिटार मान लो, सितार मान लो, या आप किसी बर्ड को सुन लो चहकते हुए या कोयल को कू करते हुए. तो दीज आर ऑल म्यूजिक जो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, एक सेंस ऑफ कॉमनैलिटी, कि आप शांति से सोच सकते हो, शांति से उस चीज़ को फील कर सकते हो. तो यही बात करते हैं यहाँ पे हमारे राइटर, कि कोई भी फ्लूट में सुनूं ऐसा लगता है कॉमनैलिटी आती है मैनकाइंड की, कि म्यूजिक होता है ना, ह्यूमन वॉइस से ज़्यादा जो है म्यूजिक एक दूसरे को कनेक्ट करता है. इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ. It too needs to pause and breathe before it can go. तो इन्होंने रिलेट ऐसे किया है जैसे ह्यूमन लाइफ में हमें पता है ब्रीद करना, सांस लेना कितना ज़रूरी है, टू ब्रीद, वैसे ही फ्लूट की लाइफ भी तो वैसी ही है कि उसको भी जो है ब्रीद करना पड़ता है निकालने से पहले सांस. तो जैसे हम बांसुरी बजाते हैं, अगर किसी ने बचपन में अभी भी बांसुरी खरीदते थे कि नहीं, बजाई है कि नहीं, तो उसमें कैसे होता है कि आप जो है पहले
सांस अंदर लेते हो फिर ही तो छोड़ पाओगे, यानी उससे जो ब्रीद इन और ब्रीद आउट की जो है कहानी ये बांसुरी में भी फॉलो होती है, जस्ट लाइक मैनकाइंड। तो वैसे ही इन्होंने दो चीज़ों को जो है रिलेट किया है यहाँ पे वेरी ब्यूटिफुली। That I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I do now। तो वो कह रहे हैं कि इतने टाइम से वो घूमते थे, इधर उधर घूमते थे, अब्रॉड में जाते थे, और जो है ना घर की कमी महसूस होती है ना। घर तो घर होता है यार, आपको हमको सबको पता है। चाहे तुमको किसी राजमहल में ले जाए, तुमको दुनिया की सबसे अमीर जगह पे ले जाएं, सबसे आरामदायक लग्जूरियस प्लेस पे ले जाएं, बट अगेन वो जो घर का रिलीफ होता है ना, चाहे हमारे घर में पूरी फैसिलिटी भी नहीं हो, लेकिन घर तो घर है भाई, है ना। तो वैसे ही जो है कहते हैं कि घर से दूर रहना, बट स्टिल उन्होंने तब आज तक इतनी छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस नहीं करी। मतलब आप एज अ लिसनर भी सोच रहे होगे या राइटर ने कहाँ जाके फोकस किया, काठमांडू की बात कर रहे थे या गए फ्लूट सेलर पे, बांसुरी वाले पे। तो ये होता है, उन्होंने कहा कि अब जो है मुझे छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस होने लगी है कि क्या ब्यूटी है आसपास, म्यूजिक वगैरह सब कुछ। तो वही वो बोलते हैं कि अब जो है मैं छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करने लगा हूं। सो आई होप काफी ब्यूटीफुली जो है राइटर ने अपने विचार व्यक्त किए, काठमांडू से शुरू करते हुए वहीं की बातें करते हुए वो आए फ्लूट सेलर पे। इंटरेस्टिंग ट्रैवलॉग रहा है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा वीडियो, ताकि मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ता है। लेट मी क्विकली टेक यू टू आवर चैनल। भाई हमारा चैनल, हमारा वेबसाइट क्या है भाई, मैग्नेट ब्रेन्स आपको देता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, बिकॉज हमें लगता है लर्निंग जो है सबको मिलनी चाहिए एंड क्वालिटी एजुकेशन। सो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, हमारा चैनल बेटा दोनों मीडियम्स में है, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में भी ये सारे कोर्सेज हम कवर करते हैं। सो आपको कुछ भी पढ़ना हो बेझिझक आप आ सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे वेबसाइट पे, एंड ऑल्सो आई नो आप सब सोशल मीडिया पे तो ज़रूर होंगे। सो सोशल मीडिया पे आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल काइंड्स ऑफ अपडेट्स। कोई भी प्रॉब्लम हो भाई, देखो ये हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट पे सभी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, है ना। वेबसाइट पे आप कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो, आपके भाई बहन हो, फ्रेंड्स हो तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, है ना। सभी क्लासेस के लिए जो है यहाँ पे डिटेल कोर्सेज हैं, बुक्स ई बुक्स अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं आपके लिए। भाई इतनी मेहनत से हम नोट्स बनाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पे जाके जो है नोट्स ले लेने हैं। एंड वन मोर थिंग, ये जो पूरा बच्चों का सवाल रहता है, जो 9th का पूरा कोर्स चल रहा है, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है, आपको सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक पे जाना है और सभी वीडियो सीक्वेंसली अरेंज्ड हैं, तो आपको उनको जाके अच्छे से पढ़ना है। सो मिलते हैं भाई, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।